नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये जो क्लास है फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिसंबर में, उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि किन किन कारणों से इस परीक्षा को क्या किया जा रहा है, अभी निरस्त किया जा रहा है। तो इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं, सबसे पहली बात जो होगी हमारी वो ये होगी कि फीस जो रिफंड हो रही है उसकी प्रोसेस क्या है, आपको किन किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है ताकि जो आपकी फीस आपने फॉर्म में फिल करते वक्त पे करी है वो आपके अकाउंट पे वापस आए। अब किन गलतियों को नहीं करना ताकि आपको अनयूजुअल परेशान नहीं होना पड़े, पहली बात। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में या कम जानकारी के कारण गलतियां कर सकते हैं और बहुत सारे छात्र इन चीज़ों के कारण परेशान भी होते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब इसके दोबारा फॉर्म कब भराए जाएंगे, या जो ये परीक्षा निरस्त हुई है तो क्या ये दोबारा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो संशय बने हुए हैं और कई वीडियोस ने उस पर संशय क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो अभी तक प्रॉपर बात हो चुकी है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार संस्थान है, जगह हैं, वहां पे हमारी जो बात हुई है उसके आधार पर मैं आपको पूरा प्रॉपर अपडेट दूंगा। कोई मिसगाइड करने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, कि ये एग्जाम कब होंगे, फॉर्म कब आएंगे, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, या होगी तो कब होगी, क्या सब एक साथ होंगी जितनी हो रही थी, इन सारी चीजों। और मेन बात विथ एविडेंस के साथ कि ये फॉर्म पे जो आपकी फीस रिफंड की जा रही है वो क्यों की जा रही है। ठीक है, तो वो कारण आप सुनने के बाद आप खुद चेक करेंगे तो आपको एक धैर्य आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं, ये सही कारण था। ठीक है, तो 2 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहली बात कि देखिए, ऐसा है कि लिंक एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी गई, जो हमारा एफएसओ का एक ग्रुप है उस पे हमने ये लिंक डाल दी है, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, आप इस फॉर्म पे जाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ये जगह, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर आपको अपना फिल कर देना है। ठीक है, आपका एफएस करके आया होगा एप्लीकेशन, एफ और एस से स्टार्ट होता है ना, एफ और एस से फिर 25 ऐसे करके होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है, पर स्टार्टिंग एफएस से होती है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट डेट मंथ मंथ ईयर ईयर, ये डालने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आप क्या करोगे, अपना कंप्लीट करोगे। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स सभी को आती है जितनी वो पूछता है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद करना ये है कि आप सभी लोगों को जब फॉर्म ओपन होगा तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी आपने जानकारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त फिल करी थी वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होगी, एक पॉपअप ओपन होगा। उसमें आपके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, जो भी नाम पता सारी चीजें, आपके गार्जियंस का नाम, सब कुछ, आपकी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन आता है। फिर आप सबसे लास्ट में जाएंगे नीचे की तरफ। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बैंक की इंफॉर्मेशन भरनी है। बैंक का आपको नाम डालना है, ठीक, ब्रांच कोड आपको पता होना चाहिए, और आपका जो क्या कहते हैं ये है, क्या कहते हैं, आपका अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है वो होना चाहिए। आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए, ब्रांच का कोड पता होना चाहिए, और खाता संख्या पता होनी चाहिए, यानी अकाउंट नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज आपको क्या करना है, क्लिप करके उसको जेपीजी फॉर्मेट पे डाल देना। 200 केबी का वो होना चाहिए। ये आप जैसे ही अपलोड करोगे तो इसके बाद क्या हो, अब मेन बात आपको यहाँ ध्यान क्या रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो केवल अभ्यर्थी, यानी जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के नाम से होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण देवेंगे, किसी अन्य बैंक खाते का भुगतान संभव नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप किसी और का बैंक डिटेल पता चल रहा है दे रहे हो, है ना, तो किसी का नहीं, अपना खाता नंबर और अपना खाता बैंक का सारी डिटेल्स आप दे दोगे। देने के बाद ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप जैसे ही इसमें पासबुक या फोटो लगाओगे 200 केबी के ऊपर की, क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पास एक क्या पहुंचेगी, आपके पास एक मेल पहुंच जाएगी। ठीक है, मेल पहुंचेगी, आपकी जो भी फीस थी वो राशि आप क्लिक कर दोगे, ओके। ठीक, आपको क्या कर देगा, वो फीस आपके पास एक मेल पहुंचेगी, और मेल में क्या होगा, आपके पास आएगा कि आपका जो फीस रिफंड है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि फीस तो रिफंड आ गया, आप तुरंत जाकर के खाता चेक करोगे, फीस आ गई क्या। फिर आप परेशान होगे कि यार मेल तो आ गया कि फीस रिफंड सक्सेसफुल, लेकिन फीस तो आई नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि अभी आयोग क्या कर रहा है कि आप सभी लोगों के फॉर्म फिल करा रहा है। ठीक है, जो मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, वो उसको लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक आपके फॉर्म, यानी जो आपने अप्लाई किया था शुल्क वापसी का, फीस रिफंड का, वो आपका कंप्लीट फेल हो गया, प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, वो उसकी एक इंफॉर्मेटिक मेल है।
ठीक है। इसके बाद आयोग जब फॉर्म फिल करा लेगा तो हो सकता है वो एक साथ सभी के सभी की क्या करेगा, पेमेंट रिटर्न करेगा, तो उसका मैसेज आप लोगों के पास फिर अलग से आएगा। तो वैसे भी आपके बैंक में जब अमाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है तो आप सभी लोगों के पास टेक्स्ट मैसेज आते ही हैं, है ना। तो वो मैसेज आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपकी फीस रिफंड आ गई है। ये हुई हमारी एक बात। तो आप सभी लोग समय से इसको क्या करेंगे, कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि समय दिया है 15 तारीख से 30 तारीख तक का, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने का जो उन्होंने समय दिया था वो 1 महीने का दिया था, लेकिन रिफंड का 15 दिन का दिया है। और इस समय पे क्या होता है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट सेम टाइम पे क्या करेंगे, रिफंड का एप्लीकेशन डालेंगे। तो कई बार सर्वर का इशू आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग रिफंड का जरूर डाल दें ताकि आप लोगों का अमाउंट समय से आ जाए और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को डाउट था कि हमारा ये जो फॉर्म पैसे क्यों वापस कराए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन क्यों रद्द किया गया, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 3 से 4 दिन पहले एमपीपीएससी की वेबसाइट विजिट करना है। और आप जब वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको 2 या 3 दिन पहले का एक नोटिफिकेशन और दिखेगा कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या किया है, फॉर्म निरस्त किया है, ठीक है। क्यों निरस्त किया है उसका कारण भी आप देख लो। उसमें भी 1 जून से 15 जून तक का उसने डेट दे दिया कि हम फीस वापस कर रहे हैं। आप देखना कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी फॉर्म निरस्त कर दिया जैसे एफएसओ का किया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यह है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो फॉर्म निरस्त किया है वो भी और एफएसओ के फॉर्म को जो निरस्त किया है, दोनों के रीजन सेम है। बस अंतर पहले और बाद का है। पहले का क्या है कि जो एफएसओ है उसने प्रोसेस से पहले क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या किया है, कोर्ट में जाने के बाद निरस्त किया है। बात समझ में आई बात। दोनों में एलिजिबिलिटी अपडेट हुई थी। एफएसओ में एलिजिबिलिटी अपडेट नहीं किया, उसने डायरेक्ट फॉर्म निरस्त कर दिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसने एलिजिबिलिटी अपडेट कर दी थी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या हुआ, जब एलिजिबिलिटी अपडेट की गई तो बहुत सारे छात्र क्या हुए, कुछ छात्र चले गए हाई कोर्ट, उन्होंने जाके वहां पिटीशन दायर कर दी खिलाफ। अब हाई कोर्ट में आप सभी को पता है हाई कोर्ट एक मामले में बड़ा तेज है। आप एक एप्लीकेशन लेके जाओ, बोल दो साहब ये गलत है, तो वो समझने के लिए उस चीज को क्या करता है, कुछ देर के लिए स्टे लगा देता है। स्टे लगाता है तो आयोग की पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है। तो आयोग ने क्या किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले में यही हुआ, उसने एलिजिबिलिटी अपडेट करी। जैसे उसने एलिजिबिलिटी अपडेट करी तो कुछ छात्रों को आपत्ति थी, वो आपत्ति लेकर के चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने बस अब स्टे लगना था उसमें। तो जब देखा कि इसमें स्टे लगना है और लगा भी दिया है शायद उसने स्टे, जैसे उसने लगाया तो उसने परीक्षा ही निरस्त कर दी। बोला जाओ खत्म करो काम। क्यों, क्योंकि वो जो अभी 14 पेपर होने वाले हैं 1 जून को, उसमें से एक पेपर वो भी था उसका। बाकी के एग्जाम प्रभावित होते, रिजल्ट प्रभावित होता, बहुत सारी चीजें प्रभावित हो, मात्र एक में उसने एलिजिबिलिटी अपडेट करी। सोचो आप, हमने आपकी जब पहली क्लास ली थी तब मैंने आपसे कहा था ये चीज, आप अभी भी वो वीडियो उठा करके देख लीजिए। उस पे हमने आपसे कहा था कि ये फॉर्म इसलिए निरस्त किए जा रहे हैं क्योंकि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपडेट किया जाता है तो इसके लिए हाई कोर्ट पे पहले भी केस चल चुके हैं, ठीक है। योग्यता संबंधी निर्धारण फॉर्म भरने के बाद प्रोसेस पे यदि अपडेट किया जाता है तो वो कई बार कोर्ट में चैलेंज में चला जाता है, आप उस पर परिवर्तन नहीं कर सकते। कई बार चैलेंज हुआ है इसको लेकर के, तो अनुभव था आयोग के पास। तो उसने क्या किया, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप ये सोचो कि सीटें इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी जाके चैलेंज हो गया। बहुत कम सीटें थी, शायद 50 के भी नीचे हैं, 50 भी नहीं, 20 भी नहीं है मेरे को लगता है, ऐसा है। इसमें तो फॉर्म भरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, सोच लो आप कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती। तो इस वजह से उसने क्या किया, पहले ही फॉर्म निरस्त कर दिया, आगे चल के समस्या ना हो। तो अब जो हमारे पास एक सूचना है, आप ये मान के चलो कि जून के आसपास में आपको मिडिल में नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऐड करके, ठीक है। अब थोड़ा बहुत उसमें अपडेट्स किए जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आप लोग इस बार क्या है कि जो आप लोगों को पिछली बार जो डाउट्स थे कि फार्मा वाले किधर भरे, ये वाले किधर भरे, केमिस्ट्री में जाए कि मेडिसिन में जाए, तो इन सब चीजों को इस बार आयोग क्या करेगा, पूरा क्लैरिफाई करेगा। बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं की जा सकती क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत सारी स्ट्रीम्स में होता है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती उसमें। लेकिन आयोग इस बार जो नोटिफिकेशन लाएगा बहुत क्लैरिटी के साथ लाएगा। ये पेपर आयोजित होना है क्योंकि यह पेपर हाई कोर्ट की परमिशन पे हो रहा है, ठीक है। उच्च न्यायालय के
आदेश पे ही ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो यदि ये परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तो हाई कोर्ट के डिसीजन की अवमानना होगी। ठीक है, हाई कोर्ट के डिसीजन की अवमानना होगी। जैसे अभी हमारे यहाँ के मंत्री के ऊपर क्या दिया केस दर्ज किया गया, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए, ये अनुशासन होता है। तो इसी प्रकार से इसको इसीलिए निरस्त किया गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे चल करके बढ़ता तो मैटर कोर्ट में जाता ही जाता। दूसरी बात, वैकेंसी बढ़ के आएंगी कि घट के आएंगी, ऐसा कोई न्यूज नहीं है, पर संभावना कम है कि बढ़ के आएंगी। इसमें हो सकता है कुछ वैकेंसी ऐसी जिनको जोड़ा जा सकता है इसमें। दूसरी बात कि सभी पेपर एक साथ होंगे क्या? तो देखो ऐसा भैया, जो ये खबर चल रही है कि सारे पेपर एमपीपीएससी के एक साथ हो जाएंगे, तो अब मेरा ये पूछने का कारण है, जब एफएसओ का पेपर कैंसिल हुआ था तो कई लोगों ने ये कहा कि अब सारी वैकेंसियां एक साथ, सारे पेपर एक साथ होंगे। तो मेरा उन लोगों से सवाल है, ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर निरस्त किया गया है नोटिफिकेशन, तो क्या वो पीएससी के साथ होगा? जो लोग ये दावा कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है, सामान्य सा सवाल है, क्या आप ये कह सकते हो कि वो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर निरस्त किया गया है, वो पेपर अब जा करके वो क्या कहते हैं इनके साथ होगा, एमपीपीएससी सिविल सर्विस में ऐड किया जाएगा? बाकी के पेपर है, खनिज निरीक्षक के पेपर है, नहीं निरस्त किए गए, उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं। 15-15, 20-20 वैकेंसी वाले पेपर हुए हैं, ग्राम अधिकारी के पेपर हुए हैं, अगले पेपर 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर के जस्ट बाद लगे हुए लाइन से पेपर है, वो क्यों नहीं निरस्त किए जा रहे? सभी ये किए जा रहे हैं ना, पेपर आयोजित किए जा रहे हैं ना। तो कौन से पेपर ऐड होने हैं साथ में, कौन से नहीं होने हैं, इसको पहले बैठ करके समझना चाहिए। आप जो पेपर देने जा रहे हो एफएसओ का, यह एक टेक्निकल पेपर है, इसका एक टेक्निकल पार्ट भी है, और ये पूरा बेस्ड ही है, रिसर्च बेस्ड है ना। ये जो जॉब है ये एक्चुअली में सामान्य जॉब नहीं है, ये विषय विशेषज्ञ की जॉब है। तो जहां पर विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, वहां पर स्वाभाविक रूप से उस सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होना ही होना है ना। एक जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड है, मतलब स्पष्ट है कि जब वो प्रॉपर केमिस्ट्री से लेकर के जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ले रहा है, एग्रीकल्चर का भी एक पार्ट ले रहा है, तो मतलब सामान्य है कि वो इसको विषय विशेषज्ञ को ले रहा है। अब यदि वो पीएससी के साथ कराएगा तो स्वाभाविक रूप से फिर इसका मेंस भी इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जैसे फूड उसका अपने फॉरेस्ट का होता है। तो आप ये बताओ, प्रक्रिया घटाने के लिए एक साथ पेपर करा रहा है आयोग कि प्रक्रिया बढ़ाने के लिए करा रहा है? यहां पर ये पेपर एक बार में निपट रहा है, लेकिन पीएससी के साथ ऑर्गेनाइज करेगा तो यही पेपर उसको फिर वापस से मेंस लेना पड़ेगा। तो फदीहत उसकी हो रही ना, फिर रिजल्ट बनाने के लिए अलग पंचायत होगी। तो इस चीज को भी समझा जाना चाहिए, है ना, कि आयोग 6 एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएगा बोल रहा है, तो उनके नेचर चेक करेगा कि किन एग्जाम्स को हम एक साथ करा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं हो। यानी एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला बंदा भी उसमें एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक होना चाहिए। मतलब उसके लिए हमको अलग से एग्जाम नहीं कंडक्ट करना पड़े, वो ये चाहता है आयोग। समझ में आ गई बात? तो फॉर्म इसके पॉसिबिलिटीज है, जून तक में आ जाएगा, आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहली बात, तैयारी को अपनी रेगुलर करके रखिए। मैं ये कह रहा हूं, मान के चलो जून में नोटिफिकेशन आएगा कि हम जुलाई से फॉर्म भराएंगे, क्योंकि जून में तो अभी आयोग बिजी रहेगा। नोटिफिकेशन निकालने में रात भर का काम है, निकाल देगा कि हम 1 जुलाई से फॉर्म भराएंगे। 1 जुलाई से फॉर्म भराएगा तो आप ये बताओ आप कितना पीछे चले जाओगे? फिर आपकी वही कंडीशन हो जाएगी कि 3 महीने में आपको एग्जाम निकालना है। तो जो कछुए की तरह चल रहा होगा धीरे धीरे, वह सफलता पक्का पाएगा। बात समझ में आई? जो कछुए की तरह चल रहा होगा अपने अनुभव और अपने धैर्य के साथ और अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके कि मेरे को मेरा मेला दिख रहा है, धीमे धीमे चलता जाएगा, छाव में सुस्ताएगा, वो अपने लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति खरगोश की तरह भाग रहा था अभी, अब थोड़ा देर कह देगा छोड़, अब तो कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, फिर पढ़ लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए अभी आप ज्यादा मेहनत करने वाले थे, थोड़ा सा भले ही मेहनत कम कर दीजिए, बाकी एग्जाम में फोकस कर दीजिए, लेकिन इसके बारे में चिंतन आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि इसमें आयोग को बहुत ज्यादा समय नहीं निकलना है। 3 महीने का टाइम देना है मान लो एग्जाम के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, दिसंबर में एग्जाम है, तो जा करके यदि वो जुलाई अगस्त में भी नोटिफिकेशन निकाल देगा, 14 दिसंबर को पेपर ले लेगा, उसने अपना स्लॉट बुक किया हुआ है, तो आयोग पेपर ले लेगा और लेगा। अब पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारे पास जानकारी है कि जून मिडिल में वो नोटिफिकेशन निकाल देगा, कहीं जून फर्स्ट वीक में ही ना दे दे।
ठीक है, तो इस प्रिपरेशन के साथ आप लोग अपनी तैयारी करिए और बाकी का आपका अपना विवेक है। जो भी क्वेरीज है आप हमको क्या कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिर हम हाँ, फॉर्म आप लोग सभी जो लोग जरूर फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।